as we all know, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है ऑन आर्टिकल 370. हम्म, ओनली द सुप्रीम कोर्ट नोज राइट नाउ कि वर्डिक्ट क्या होगा, क्या नहीं होगा. इन सारी चीजों पे, इन सारी चेंजेस में क्या फर्क पड़ेगा फ्रॉम द वर्डिक्ट दैट विल बी ऑन मंडे एट 10:30 AM. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल करते हैं आज की मुलाकात के और एक शुमारे में. नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, कुछ दिनों से काफी हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, चाहे वो राज्यसभा में हो या उसके बाहर के जो ऑपोजिशन के लीडर्स हों, चाहे वो हमारी इंडिया की पॉलिटिकल क्लास हो या कश्मीर की लोकल पॉलिटिकल क्लास हो. काफी हल्ला गुल्ला मचा है. पॉलिटिकल क्लास को छोड़ दें तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी भी काफी दिन से प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रही है और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए जा रहे हैं. ये सब हो रहे हैं नए बिल्स के पास होने पे. आपको बता दें, उन्हीं बिल्स के हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ साहब. अशरफ साहब लॉ काफी अच्छी तरह जानते हैं, तो शुरू हम इसी चीज से करेंगे अशरफ साहब के. ये जो कश्मीर की जो असेंबली थी, इट वाज वंस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल असेंबलीज सब कॉन्टिनेंट की, लेकिन उसके बाद काफी चेंजेस आई, डिलिमिटेशन हुई, उसके बाद चाहे हम रिजर्वेशंस माने, बाकी चीजें होने लगी. तो ये चेंजेस जो हुई, इनसे क्या फर्क पड़ा कश्मीर की असेंबली पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेचर इट वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द पावरफुल लेजिस्लेटिव बॉडीज इन आवर कंट्री एट लीस्ट. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके सारे प्रोविजंस हम पर अप्लाई नहीं होते थे J&K पर. द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई टू अस इन ए मॉडिफाइड फॉर्म और बहुत सारे प्रोविजंस नहीं अप्लाई होते थे. उसमें एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है वो है द स्टेट्स. जैसे वहां अलग अलग है, यूनियन का जो चैप्टर है प्रेसिडेंट कैसे बनेगा, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर पार्लियामेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट वगैरह. इसी तरह फिर एक चैप्टर है चैप्टर 6 स्टेट्स. उसमें गवर्नर कैसे अपॉइंट होगा, चीफ मिनिस्टर कैसे बनेगा, मिनिस्टर कैसे बनेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर का क्या फंक्शन होगा, उनके पावर्स क्या होंगे, वो हमें अप्लाई नहीं होता था. चैप्टर 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसलिए हमें अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो अप्लाई होता था यहाँ. मतलब जो यहाँ गवर्नर, उसके पावर्स, उसकी अपॉइंटमेंट, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह, ये हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो प्रोविजंस होते थे, वो अप्लाई होते थे. 19 से पहले हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 उन्होंने रीड डाउन किया पार्लियामेंट में. रीड डाउन करके उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 370 के तहत ही all provisions of the Constitution of India were made applicable to the state of Jammu and Kashmir. जब सारे प्रोविजन अप्लाई हो गए तो हमारा अपना जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिडंडेंट हो गया, वो एज इट इज है. मतलब उसमें कोई सेपरेट नहीं है कि ये खत्म हो गया या अब अबॉलिश हो गया. उन्होंने कुछ नहीं कहा उसके बारे में. बट जब सारे प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाई हो गए J&K पर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिकली इरेलेवेंट बन गया, रिडंडेंट बन गया. और उन्होंने एक स्टेट को उन्होंने डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाए. दो यूनियन टेरिटरी कार्व आउट की, एक लद्दाख अलग किया और एक जम्मू कश्मीर. लद्दाख का विदाउट लेजिस्लेचर है और जम्मू कश्मीर का विद लेजिस्लेचर. इसको गवर्न करने के लिए उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बनाया. उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत उन्होंने एक तो ये इसको यूटी डिक्लेयर किया, यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और उन्होंने उसमें हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश किया सेक्शन 59 के तहत, परहैप्स सेक्शन 57 के तहत रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल उन्होंने एबॉलिश किया.
अब रहा हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ। लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले हमारी होती थी 87 सीट्स। जो हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लिखा था कि 114 सीट्स होंगी जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के। 114 में से 24 सीट्स will shall remain vacant till the territory of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan ceases to be the under occupation of Pakistan, correct? तब तक राइट। उन्होंने 24 सीट्स वो रखी है, वैकेंट। दे शैल रिमेन वैकेंट वैकेंट। तो आउट ऑफ 111 में से अगर आप 24 निकालेंगे, 87 सीट्स थी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की। जब लद्दाख अलग हो गया, लद्दाख की थी 4 सीटें, 2 डिस्ट्रिक्ट लेह एंड 2 डिस्ट्रिक्ट कारगिल, वो 4 सीटें भी निकल गई। फिर रह गई 83 सीट्स। जब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना सेक्शन 14 के तहत उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली शैल हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 83 सीट्स, करेक्ट? राइट। 83 सीट्स प्लस 24 जो वैकेंट रहेंगी पीओके वगैरह उसके लिए, तो टोटल वो बन गई 107। सेक्शन 14 रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में टोटल स्ट्रेंथ 107, 24 shall remain vacant, 83 seats effectively जो shall be मतलब elected by the people of Jammu and Kashmir, 83 राइट। members। उसी रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आगे चलकर सेक्शन 60 में, ये सेक्शन 14 में उनने स्ट्रेंथ दी है 83 की, टोटल 107 की। सेक्शन 60 में उन्होंने कहा कि 7 सीट शैल बी इंक्रीज्ड, 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया। 24 shall remain vacant, that means effectively 90 सीट्स बनेंगी। लेकिन 90 का जिक्र उधर नहीं आया, उधर उन्होंने कहा इट शैल बी इंक्रीज्ड। अभी इफेक्टिव नहीं था वो आज तक, वो जो 7 सीट का इंक्रीज था वो इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि उसके लिए जरूरी था कि पहले डिलिमिटेशन हो जाए। डिलिमिटेशन में डिलिमिटेशन कमीशन बाउंड्रीज फिक्स करें, जो 7 सीटें बढ़ेंगी कहां कहां बढ़ेंगी, उनकी क्या टेरिटोरियल बाउंड्रीज होंगी, तो वो उनको करना था। फिर डिलिमिटेशन कमीशन बना, डिलिमिटेशन ने रिपोर्ट दे दिया, उस रिपोर्ट में उन्होंने 7 सीट्स बढ़ाई और उन 7 सीट्स का डिलिमिटेशन भी किया। अब जरूरी था, आपको पता है कि डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट जो होता है वो रिकमेंडेटरी होता है इन नेचर, करेक्ट? उसके लिए जरूरी होता है कि जो आईन में आप ये करें अमेंडमेंट या जो भी लॉ है उसमें अमेंडमेंट करके वो सीट्स आप पहले बढ़ाएं, फिर ये इफेक्टिव बनता है डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट भी। तो इसलिए जरूरी था कि वो 7 सीटें जो बढ़ गई, जिनकी डिलिमिटेशन भी होगी, वो स्ट्रेंथ बढ़ानी थी जे एंड के लेजिस्लेटिव असेंबली के। ये जो आज उन्होंने हमारा रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 अभी पार्लियामेंट असेंबली ये लोकसभा ने पास किया है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो गया, शायद आज या कल वहां भी पास होगा। उसमें 3 किस्म के अमेंडमेंट्स हैं। एक तो उन्होंने ये बढ़ाया है, जो सेक्शन 14 था 83 से करके 90, अब इफेक्टिवली 90, या इन अदर वर्ड्स टोटल 107 से 10114 किया एक। तो एक उन्होंने वो किया। दूसरा, इन्होंने ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है उन्होंने 9 सीट जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की थी, रिकमेंडेशन की थी उसके लिए रिजर्व करने की। पहले 2019 से पहले हमें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन थी असेंबली में, लेकिन शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन नहीं थी। अब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने कहा देयर शैल बी रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एज वेल एज फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब कितनी होगी ये डिलिमिटेशन कमीशन को करना था, बिकॉज इट इज एज पर द पॉपुलेशन वोट करना था डिटरमाइन। तो उन्होंने रिकमेंड किया 7 सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड 9 सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये भी ऐड करना था। इस आज की अमेंडमेंट में उन्होंने जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल दिया होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाकी स्टेट्स के लिए, जे एंड के को छोड़कर बाकी स्टेट्स के लिए
आर्टिकल 170 वो कहता है कि स्टेट जो ईच लेजिस्लेटिव असेंबली शall have maximum 500 सीट्स एंड मिनिमम 60 सीट्स। फिक्स नहीं किया है इसे, उन्होंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट फिक्स किया है। जो फिर फिक्स होता है ना कि हर एक एक पर्टिकुलर असेंबली की कितनी सीट्स होंगी, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में उसमें फिक्स होता है। तो उसका शेड्यूल सेकंड है, उसमें दिया होता है। उसमें अभी तक हमारा वही 83 था। आज उन्होंने इस आज की बिल जो है इसमें एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अमेंड करके उसमें लिखा कि अब जे की असेंबली की स्ट्रेंथ होगी, टोटल स्ट्रेंथ 90, जिसमें से 7 होंगी रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड 9 शैल बी शेड्यूल रिजर्व्ड ट्राइब्स। फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एक अमेंडमेंट ये है, ये तो जरूरी करना था, क्योंकि एक वो जो सेक्शन 60 जिसमें 7 सीट्स बढ़ाने का कहा था ना 2019 एक्ट में, वो अभी इफेक्टिव नहीं था, उसको इफेक्ट देना था। नंबर वन। नंबर टू, जो डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट था, जो 7 सीटें बढ़ी और उनकी डिलिमिटेशन हो गई, और रिजर्वेशन 7 सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, 9 सीट्स फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, उनको इफेक्ट देना था। उस इफेक्ट देने के लिए आज इसमें उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड किया, और जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसको भी अमेंड किया। एक अमेंडमेंट ये है, ये तो करना था राइट। जरूरी, क्योंकि अगर मान लो अगर आज से पहले असेंबली यहाँ इलेक्शन हुए होते, तो ये जो डिलिमिटेशन हुई थी और 7 सीट्स बढ़ी थी, या रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी, उनको तो इफेक्ट मिलना नहीं था अनलेस दिस अमेंडमेंट वाज मेड। आज वो अमेंडमेंट हो गई। सो आज कंप्लीट हो गया जो 7 सीट्स बढ़ाने का और रिजर्वेशन का और डिलिमिटेशन कमीशन का जो रिकमेंडेशन, वो अब आज कंप्लीट प्रोसेस हो गया। एक तो ये है। दूसरा दूसरा उन्होंने सेक्शन 15 अमेंड किया है। सेक्शन 15 में जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, उसमें लिखा था कि एलजी शैल नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम विमेन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये हमें 2019 से पहले भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में भी था कि 2 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हुआ करती थी फ्रॉम फीमेल वुमन। तो सेक्शन 15 में भी एज इट तो था। जैसे आपने बोला ये पहले भी था, 2019 से पहले भी मतलब दो ऐसे नॉमिनेट हुए थे, वुमेन होते थे, लेकिन दिस वाज फ्रॉम द फीमेल जेंडर। क्या अभी भी वो सेम रहेगा, वही जेंडर मिलेगा? हाँ, आज भी जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था 2019 में, उसमें भी वही लिखा था कि 2 मेंबर जो होंगे वो फ्रॉम वुमेन शैल बी नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। करेक्ट। राइट। आज उन्होंने सेक्शन 15 को सेक्शन 15A और सेक्शन 15B ऐड किया। सेक्शन 15A में आज उन्होंने लिखा कि 2 मेंबर एलजी शैल नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट्स, ओके। वन ऑफ whom शैल बी ए वुमन। और सेक्शन 15B जो ऐड हुआ, उसमें लिखा एलजी शैल नॉमिनेट 1 मेंबर फ्रॉम डिस्प्लेस्ड पर्सन्स राइट। ऑफ पीओके, उनमें से अदर एक साइड। मेंबर। तो इन अदर वर्ड्स, अब हो गई एक तो 2 वुमन जो पहले थी, जी। 2 कश्मीरी पंडित्स जिसमें राइट। एक वुमन होगी, और 1 डिस्प्लेस्ड पर्सन। अब हो गई यस। नॉमिनेटेड मेंबर की तादाद 5। ये है आज 5। की जो जो बिल है, इसकी ये इसका मतन यही है। ये 3 राइट। तो अमेंडमेंट्स हैं उसमें। जैसे कि हम जानते हैं अशरफ साहब की कल से जब जैसे ही ये बिल लोकसभा में गई, उसके बाद बाहर आई, तो पॉलिटिकल क्लास ने काफी रिएक्ट किया शार्पली, एंड मेनी पॉलिटिशियंस स्टार्टेड सेइंग दैट कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं, जो यहाँ से जिनको नॉमिनेट किया जाएगा थ्रू एलजी, हाउ कैन हाँ, वी बिलीव दैट दे विल बी रियली रिप्रेजेंटिंग दोज कश्मीरी पंडित्स, बिकॉज politicians are claiming that this is not democracy when one person who can nominate 2 people from a community that is already displaced, that has already suffered. So इसके बारे में क्या लिखा गया है? Why is अब this in the constitution? हाँ, मैं बताऊं, उसमें तो कुछ नहीं लिखा है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतनी डिटेल्स नहीं होती है। अब मैं बताऊंगा, पहले पहले भी जब हमारा ये था, जब अपना 2019 से पहले जब जे के कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें भी लिखा था कि गवर्नर शैल नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम वुमेन टू द लेजिस्लेटिव राइट। असेंबली। वो गवर्नर नॉमिनेट करता था। और इसी तरह राइट। काउंसिल तो के लिए। कोई, it was not necessarily from Kashmiri Pandits, या it was anyone from this एनीवन state. एनीवन Okay. एनीवन Right. अब इसका प्रोसीजर ये होता है कि गवर्नर
डिस्क्रिशन, उसकी डिस्क्रिशन नहीं होती है अपनी कोई। गवर्नर ही एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राइट। प्रैक्टिकली हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि गवर्नर शैल डू दिस, गवर्नर शैल डू दैट, या गवर्नर शैल अपॉइंट चीफ मिनिस्टर, उसका मतलब नहीं है कि गवर्नर किसी को भी उठा के चीफ मिनिस्टर बनाएगा, हम्म। या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, वो किसी को भी सड़क से उठाकर नहीं बना सकता है ना। उसका अपना राइट। एक प्रोसीजर है। ही मस्ट बी, राइट। यू नो, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी जो है पार्टी पार्लियामेंट में, उसमें इसी तरह चीफ राइट। मिनिस्टर के लिए वो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द असेंबली, और असेंबली। असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था, उसमें नॉमिनेशन होती थी पहले 3 मेंबर की, 8 मेंबर की। वो गवर्नर लिखा था, गवर्नर विल नॉमिनेट, बट प्रैक्टिकली क्या होता था, ये तो गवर्नमेंट करती थी, कैबिनेट रिकमेंड करती थी गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करता था गवर्नर नेम्स, इनको नॉमिनेट कर दीजिए, गवर्नर ऑर्डर निकालता था। राइट। प्रैक्टिकली इट इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट। यहां भी यही होगा। वो जो वुमन होंगी, या जो माइग्रेंट, जो दो हैं उनमें, कश्मीरी माइग्रेंट या जो डिस्प्लेस्ड पर्सन, द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होगी, they will recommend to the governor and governor will appoint them, nominate them, sorry। तो So right now, recommend this right now who will हाँ, recommend from राइट नाउ तो नहीं होगा ना अभी ये, आई एम सेइंग दैट until we have no government तब तक ये चीज नहीं हो सकती है। नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है तब तक, राइट। क्योंकि उसमें लिखा है, क्लियरली लिखा है। अगर आप यहाँ पहले भी गवर्नर के लिए भी यही होता था कि गवर्नर शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लिमिटेड लिमिटेड चीजों में गवर्नर को डिस्क्रिशन होती थी, बाकी हर एक काम उसको जो करना होता था ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर आप रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पढ़ेंगे ना, जो 19 का है, हम्म। उसमें भी मैं आपको बताऊं, उसमें लिखा है, सेक्शन 53 है उसका रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, उसमें लिखा है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द लेफ्टिनेंट गवर्नर, करेक्ट, इन एक्सरसाइज राइट। ऑफ हिज फंक्शंस। वो जो जो भी उसकी फंक्शन है, उनको एक्सरसाइज करने के लिए इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस करना है, एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज रिक्वायर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। जहां इसी एक्ट में लिखा है कि गवर्नर को ही विल एक्ट एज पर हिज डिस्क्रिशन, वहां एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होगी। लेकिन जहां जहां नहीं लिखा है, वहां तो उसको एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और सिर्फ 3 जगह लिखा है कि जहां एलजी जो है डिस्क्रिशन इस्तेमाल करेगा, 3 प्लेसेस। एक, विच फॉल आउटसाइड द परव्यू ऑफ पावर्स कॉन्फर्ड ऑन लेजिस्लेटिव असेंबली। जितना ओके। भी हमारे पावर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, लेजिस्लेटिव पावर्स, बाकी पावर्स, उसके जो बाहर है उसके आउटसाइड दायरे। के बाहर जो होगा, वहां एलजी करेगा एट हिज डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वहां तो एलजी लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन। अगर किसी कानून में और लिखा है, जैसे आपका यूनिवर्सिटी एक्ट है, उसमें लिखा है कि वो चांसलर होता है गवर्नर, है ना, वो अपॉइंट करता है प्रो चांसलर वगैरह, वहां तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस नहीं लेता है, उसकी डिस्क्रिप्शन राइट। है वहां। इसी तरह तीसरा है, रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एंटी करप्शन ब्यूरो, ये एक और रखा है, ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस वगैरह, और और एंटी एसीबी। करप्शन ब्यूरो। इन 3 जगह पर गवर्नर विल एक्ट ऑन हिज डिस्क्रिप्शन, एज पर हिज डिस्क्रिप्शन। राइट। डिस्क्रिप्शन। बाकी हर जगह गवर्नर को या एलजी को नाउ he has to act on the aid and advice of council of ministers। जैसे नॉमिनेशन ऑफ ये मेंबर्स की बात है, वहां भी he has to act on the aid and advice of council of ministers। और जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बनेगी, तब तक तो नॉमिनेशन हो नहीं सकती है, करेक्ट। राइट। पहले इलेक्शन होंगे, जो इलेक्टेड मेंबर्स जितने भी वो आ जाएंगे, जैसे 90 है हमारे इलेक्टेड मेंबर्स, जिसको भी, राइट। जिस पार्टी को या इस किसी कॉलिशन को 45 से अबो होगा, 45 होगा, या 45 से मोर देन 45, उसकी मोर हुकूमत देन। बनेगी, करेक्ट। देन दे विल रिकमेंड टू द एलजी certain names to be nominated
under three और categories: women, displaced persons, and this Kashmiri migrants. राइट। सो जैसे कि ये बिल्स हमें काफी क्लियर होगी, बट जब से ये बिल्स के बारे में बात हुई है ना, कल से ही नहीं, कल से पहले काफी वक्त से गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो है, दे आर ऑन द रोड्स, दे आर प्रोटेस्टिंग वेरी हार्डली अगेंस्ट इट। व्हाई इज हाउ इज इट गोइंग टू इफेक्ट देम? गुजर बकरवाल कम्युनिटी को ये कैसे इफेक्ट करेगा ऑन द लार्ज स्केल? मैं बताऊंगा। देखिए, आज तक जो एक जैसे मैंने कहा, रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की। अब बिल्कुल। शेड्यूल ट्राइब डिफाइन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये का जो है वो शेड्यूल ट्राइब होंगे। उनमें गुजर बकरवाल वगैरह थे और भी बहुत सारे थे। उनमें पहाड़ी लोग नहीं थे। पहाड़ी ओके। लोग को ये स्टेटस नहीं मिला था, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का। हम्म। तो इसी सेशन में एक और बिल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन जो शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर बोलते हैं, उसको अमेंडमेंट ऑर्डर, वो भी आने वाला है। करेक्ट। उन्होंने शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर जो है उसमें अमेंडमेंट किया है। उन्होंने पहाड़ी इथनिक ग्रुप ऐड किया है उसमें, शेड्यूल ट्राइब में। ओके। अब गुजर एंड बकरवाल को क्या मतलब, उनको ये मुश्किल लग रहा है कि अभी तक हमें मिलता था सारा ये कोटा, अब तो राइट। पहाड़ी जो इथनिक ग्रुप है, वी हैव टू शेयर इट विद देम आल्सो। डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये राइट। ये उनको। जैसे कि इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, बट ऑन मंडे एज वी ऑल नो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है ऑन आर्टिकल 370। हम्म। ओनली द सुप्रीम कोर्ट नोज राइट नाउ कि वर्डिक्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। इन सारी चीजों पे, इन सारी चेंजेस में क्या फर्क पड़ेगा फ्रॉम द वर्डिक्ट दैट विल बी ऑन मंडे एट 10:30 AM? उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के पास हमारा केस है J&K का, जी। उसमें एक तो हमने चैलेंज किया है जो एब्रोगेशन तो नहीं है, आर्टिकल 370 इज वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन राइट उसको राइट। उन्होंने इस तरह अमेंड किया, हम उसको बोलते हैं री डाउन किया है। रीड अब डाउन जी। लिखा है, अब आर्टिकल 370 में लिखा है कि ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस वक्त बिल्कुल। ये है शेप आर्टिकल 370 की। हमने चैलेंज किया है कि जो आपने ये किया, चेंजेस की उसमें, CO 272 और CO 273, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 272 डेटेड 5 अगस्त 19 एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 273। हमने वो एक तो वो चैलेंज किया है कि ये जो है ये गलत था, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की उसमें जरूरी ये थी, मतलब रिकमेंडेशन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है हमारा ये था कि ये परमानेंट, इसका परमानेंट ये था फीचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इट कांट बी चेंज्ड। ये एक हमारा उसमें था। जो आपने किया ये गलत किया, चलिए ठीक है। एक और था, वो हमने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी अमेंड ये चैलेंज किया है कि राइट। आपने गलत तरीके से J&K को स्टेट से डाउनग्रेड करके यूटी बनाया है। राइट। क्योंकि उसमें हमारा ये था, जो आर्टिकल 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें लिखा है कि अगर किसी स्टेट में बाउंड्री चेंज करनी है, नेम चेंज करना है, ये बाउंड्री बढ़ानी है घटानी है, तो वो जो बिल तब तक इंट्रोड्यूस नहीं होगी पार्लियामेंट में जब तक प्रेसिडेंट उसको उस स्टेट लेजिस्लेचर को भेजेगा उनकी कमेंट्स के लिए। ठीक है राइट। ना, उनकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए थी। तो उसने कहा हमारा तो असेंबली था नहीं, आपने एक रिकमेंडेशन तो ली नहीं, तो जी। ये उसके बगैर आपने किया, ये गलत किया। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास मौकूफ है। तो केस जो केस डाउ तो ये बारे में आइडिया है हमें, बट आई वाज आस्किंग कि इससे क्या, वो जो अभी चेंजेस आ रही हैं, जैसे कि कल दो हमारे रिजर्वेशन की बात करें या रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इसकी वजह से इनमें कोई चेंज आ गया कि अब हो गई मैं इंप्लीमेंट? भाई, और दैट्स व्हाट आई हाउ? दैट्स व्हाट आई वांट टू से। मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट का ये है कि चलो जी ये गलत हो गया है, जो 370 का रीड डाउन किया है ये गलत हुआ है, या 370 को छोड़कर अगर सिर्फ वो ये कहेंगे नहीं जी डाउनग्रेडिंग गलत हुई थी स्टेट की, वो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जो पूरा रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जाएगा ना, इंक्लूडिंग जी। दीज अमेंडमेंट्स, इंक्लूडिंग दीज इंक्लूडिंग। अमेंडमेंट, है ओके। ना। वो डिपेंड करता है अब क्या जजमेंट क्या होगी सुप्रीम कोर्ट की। राइट। और तो रिजर्वेशन में क्या, रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो हमने बात कर दी, क्या रिजर्वेशन में भी कोई चेंज है? विल सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इफेक्ट रिजर्वेशन वाला बिल? किस रिजर्वेशन का?
जो हमने कल ही बात की रिजर्वेशन, जिसमें हमने असेंबली की बात की कि सीट्स बढ़ेंगी, या जो दो पहले एलजी के पास थी अब 5 होंगी, वो चेंजेस भी डिपेंड करती हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर 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 सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करता है रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट। राइट। इन राइट। केस सुप्रीम कोर्ट कॉशस दैट, declares that unconstitutional, then फिर the सारे entire reorganization act goes, so including these amendments, ये इंक्लूडिंग, इसमें सब जाएगा। तो अशरफ साहब, जैसे कि आपने बोला कि अब जो एलजी हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके पास अब और 3 नॉमिनेटेड सीट नॉमिनेशंस होंगी। इससे पहले 2 थी। तो क्या अब असेंबली में 90 की जगह 95 सीट्स होंगी? और एक सवाल इसी के साथ में जोड़ना चाहूंगा कि इसके बाद क्या रोल प्ले करेगा? हाउ विल दीज 5 नॉमिनेटेड पीपल प्ले अ रोल इन द असेंबली, इन और आउटसाइड द असेंबली? ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ये तो डेफिनेटली दे आर पार्ट ऑफ द असेंबली, दे विल बी पार्ट ऑफ द असेंबली, है ना। टोटल जो मेंबरशिप है असेंबली की, उसमें तो ऐड होगा ये। मतलब अगर 90 है इलेक्टेड और 5 है नॉमिनेटेड, तो टोटल 90। मेंबरशिप हाउस की 95 हो जाएगी। राइट। लेकिन सिट्रंगत, जो असेंबली की सिट्रंगत है, उसमें कोई ऐड नहीं होगा, ये उसमें तो 90 ही रहेगा। अगर आप आज की अमेंडमेंट भी देखेंगे, जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट की, उन्होंने सिट्रंगत ऊपर दी है असेंबली की, जे एंड के असेंबली, उन्होंने लिखा है 90, सिट्रंगत सिर्फ 90 लिखा आज भी। ओके। टोटल मेंबरशिप 95, मगर असेंबली की सिट्रंगत है 90। दैट मीन्स 90। दैट मीन्स दैट मीन्स जब हुकूमत बनानी है कोई भी, किसी भी पार्टी को वगैरह, कल जब इलेक्शन होंगे, हुकूमत बनानी है, उसमें देखना होता है कि जो स्ट्रेंथ है हाउस का, उसका 50% होना चाहिए, मतलब 45 और अबो, जिसकी भी, जिस पार्टी की होगी, उसकी हुकूमत बनेगी, ठीक है। और ये जो 5 नॉमिनेटेड है, ये उसके बाद आ जाएंगे, हुकूमत बनाने के बाद आ जाएंगे। इनफैक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दैट गवर्नमेंट, दे विल बी नॉमिनेटेड। तो तो ये कोई टोटल रोल प्ले मेंबरशिप, नहीं बनाने में इन दैट काउंसिल ऑफ मेंबर्स? नहीं, इनका रोल यह है कि असेंबली में जो भी कार्रवाई, असेंबली की कार्रवाई होती है, वहां बिल्स आती हैं, वहां डिस्कशंस होती हैं, वहां रेजोल्यूशंस होती हैं, जब वो पास करनी होती हैं, तो वहां इनका वो होगा। वहां लिखा होता है कि दैट ऑल डिसीजंस शैल बी टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। राइट। राइट। उस वक्त होता है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर ये प्रेजेंट होंगे असेंबली में, वोट देंगे, तो ये काउंट होगा। असेंबली की कार्रवाई में इनका वोट काउंट होगा, दे हैव राइट टू वोट। लेकिन हुकूमत बनाने में, मतलब कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स की वो है, उनको वोट होता है, ओके, ठीक सिर्फ है वो ना। 90 मेंबर। हाँ, क्योंकि स्ट्रेंथ सिर्फ हमारी 90 है आज भी। राइट। ये 5 ऐड करके भी स्ट्रेंथ 90 रहेगी, जबकि टोटल मेंबरशिप 95 हो जाएगी। लेकिन ओके। स्ट्रेंथ 90 रहेगी, और 90 में जिसको 45 होंगे, उसकी हुकूमत बनेगी। जब हुकूमत बनेगी, then they will recommend to the LG, and LG will nominate these 5 people. So ये ओके। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कल आता है क्वेश्चन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसमें ओके। राइट। जैसे पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, इसी तरह असेंबली में भी होता है हमारा प्रोसीजर, होता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो जो नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो गवर्न करता है, और उसमें लिखा होता है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उन्हीं को वोट होता है, वो वाला मामला। होता है। मतलब मेरा मतलब, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को वोट होगा। रेस्ट ऑफ द जो बिजनेस होगी असेंबली की, जो भी कार्रवाई होगी असेंबली की, उनमें नॉमिनेट मेंबर्स को भी वोट होगा, जैसे कि इलेक्टेड मेंबर्स को है ना। राइट। 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 दैट वाज ऑल अशरफ साहब, थैंक यू वेरी मच हमें वक्त देने के लिए एंड इतनी नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।